तो हेलो नमस्कार जय हिंद, स्वागत करते हैं CMGS एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये क्लास फाउंडेशन क्लास होगा और ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे SSC हो गया और रेलवे हो गया और स्टेट एग्जाम हो गया, जैसे यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया और दिल्ली पुलिस हो गया, MP पुलिस हो गया और बिहार चुनाव की वजह से अनेक वैकेंसी आई हैं। तो ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगा। ठीक है, तो हमने देखिए स्टार्ट किया था इतिहास, जिसे इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं। तो देखिए हमने स्टार्ट किया था इतिहास को हमने 3 भागों में बांट के पढ़ा था। हमने क्या किया था, इतिहास स्टार्ट किया था और इतिहास को हम 3 भागों में बांट के पढ़े थे। पहला क्या था, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा क्या था, आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा क्या था, ऐतिहासिक काल। तो मैं यहाँ पे उस 2 मिनट रिवीजन करा देता हूँ, उसके बाद आज का टॉपिक हमारा सिंधु घाटी सभ्यता होगा। तो ठीक है, तो हम 2 मिनट रिवीजन करा देते हैं। इतिहास, ठीक है, इतिहास को हमने 3 भाग में बांटा। ऐतिहासिक काल, ठीक है, हमने इतिहास को 3 भाग में बांटा। पहला कौन सा भाग है, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा क्या है, आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा क्या है, ऐतिहासिक काल। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम क्या पढ़े थे, पाषाण काल। तो देखिए हमारा प्रागैतिहासिक काल के अंदर हम पाषाण काल के बारे में पढ़े थे। तो पाषाण काल को हमने 4 भागों में बांटा था। पहला क्या भाग था, पूरा पाषाण काल, दूसरा क्या था, मध्य पाषाण काल और तीसरा क्या था, नव पाषाण काल और चौथा क्या था, ताम्र पाषाण काल। तो हमने पाषाण काल को हमने 4 भागों में बांटा। 4 भागों में पहला क्या है, पूरा पाषाण काल, और तीसरा क्या है भैया, तो नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब चौथा क्या है, ताम्र पाषाण। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। देखिए पाषाण काल को हमने 4 भागों में बांटा। पहला क्या है, पूरा पाषाण काल, दूसरा क्या है, मध्य पाषाण काल और तीसरा क्या है, नव पाषाण काल और चौथा क्या है, ताम्र पाषाण काल। तो आज का हमारा क्या टॉपिक रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल हमारा खत्म हो गया, उसके बाद हम आदि ऐतिहासिक काल को हम पढ़ेंगे। तो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल के अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यता, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन में थोड़ा जगह कम है, इसकी वजह से मैं थोड़ा लिख देता हूँ, IVS सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, यहाँ के मानव कैसे थे। तो देखिए ताम्र पाषाण काल का विकसित रूप ही सिंधु घाटी सभ्यता कहलाया। मतलब जो ताम्र पाषाण काल विकास कर दिया वही सिंधु घाटी सभ्यता कहलाया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो ताम्र विकसित रूप था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, तो ताम्र पाषाण काल का
विकसित रूप ही सिंधु घाटी सभ्यता था। तो हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ाने से पहले मैं क्यों इतना रिवीजन किया, क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता आखिर कैसे आई, आखिर सिंधु घाटी सभ्यता कैसे आई। तो हमने ये जाना कि प्रागैतिहासिक काल का जो लास्ट का काल था ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल का विकसित रूप ही सिंधु घाटी सभ्यता था। ठीक है, तो इतना समझ में आया आप लोग को? तो आप लोग नोट करिए इसको। उसके बाद हम जब आप लोग नोट कर लेंगे उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। ठीक है, तो नोट करिए आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिया होगा। आज हम इरेज कर देते हैं अभी। तो हमारा क्या टॉपिक था? सिंधु घाटी सभ्यता। घाटी सभ्यता, जिसको इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन IVS बोलते हैं। इसका समय सीमा क्या था? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, इसका समय सीमा देखिए मैं इसलिए लिखवाया हूँ क्योंकि क्वेश्चन भी आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय सीमा क्या था। तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, तो आखिर सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता है? तो देखिए हम ये सॉरी देखिए मैप तो सही से नहीं बन पाया है, पर एक तरह से मान लीजिए कि भारत का नक्शा है। ये हमारा क्या है? भारत। और इसको तो आप जानते ही होंगे, हमारा पड़ोसी जो है पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। जगह कम है, सॉरी। देखिए ओह माय गॉड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाकिस्तान। ठीक है, तो मैं नोट कर देता हूँ कि ये क्या है? पाकिस्तान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लोग निवास करते थे बॉर्डर पे, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे लोग निवास करते थे। एक तरह से ऐसे निवास करते थे, यहाँ पे लोग रहते थे। तो एक किसान अपने खेतों में गया और वो जुताई करने लगा। अपने खेत में गया और जुताई करने लगा। तो जुताई करते समय उसको एक ईंट मिला, उसको एक ईंट मिला, उसको एक ईंट मिला। ठीक है, ईंट ऐसे नहीं, ईंट होता है, तो उसको ईंट मिला। ये किसान अपना खेत जोत रहा था, उसको एक ईंट मिला। ये भी अपना कुछ काम कर रहा था, उसको जमीन के नीचे से कुछ मिल गया। इसको भी कुछ जमीन के नीचे से मिल गया, इसको भी जमीन के नीचे से मिल गया। तो मतलब यहाँ के लोगों को जमीन के नीचे से कुछ ना कुछ मिलने लगा। तो इन्होंने शिकायत किया, क्या कहाँ पे शिकायत किया? अपने अधिकारियों के पास शिकायत किया कि देखिए भैया हमारे खेतों में ये चीज मिल रहा है। एक तरह से कुछ भी सामान, आप मान लीजिए कुछ भी, ईंट ही नहीं, ईंट मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है। और जैसे कि कुछ बर्तन मिल गए, मतलब कुछ ना कुछ मिलता है। तो यहाँ के लोग शिकायत करते हैं कि मतलब देखिए भैया हमारे यहाँ से ये मिल रहा है, हमारे यहाँ से ये मिल रहा है। तो
अपने विभाग के पास गए, वो अपने शिकायत की। तो देखिए पुरातत्व, पुरातत्व विभाग, पुरातत्व, तो इसको ले जाया गया। देखिए मैं सबसे पहले पुरातत्व के बारे में बता देना चाहता हूँ, बता दूं कि आप लोग पुरातत्व, आपको कंफ्यूज मत होइए कि पुरातत्व क्या है। जैसे स्वास्थ्य विभाग होता है, जैसे स्वास्थ्य विभाग होता है, रक्षा विभाग होता है और गृह विभाग होता है, वैसे पुरानी चीजों का अध्ययन किया जाता है, वो कौन सा विभाग होता है? पुरातत्व विभाग होता है। मैं इसको तोड़ता हूं। पुरातत्व, पूरा मतलब पुराना, तत्व मतलब वस्तु। जो भी वस्तु जमीन के नीचे से प्राप्त हुआ हो, जो भी वस्तु जमीन के नीचे से हमें प्राप्त हुआ हो, उसकी जांच करता है पुरातत्व विभाग। पुरातत्व विभाग, आप देखिए आपके जमीन के नीचे से यदि सपोज मान लीजिए कि एक सोने का घड़ा मिल गया, यदि मिलेगा नहीं पर एक तरह से मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, मान लीजिए भैया, तो आपके जमीन से सोने का घड़ा मिल गया, आपके जमीन से डायनासोर का हड्डी मिल गया, तो उसको आप एक तरह से आप अपने जैसे पुलिस थाना में जाएंगे ना कि देखिए भैया हमारे यहाँ से ये मिल गया है और आप इसकी जांच करिए, तो थानेदार मतलब थाना के लोग उसको ले जाएंगे पुरातत्व विभाग में। अब पुरातत्व विभाग इसीलिए बनाया गया है कि वो वस्तु आप ले जाएंगे तो उसकी जांच करता है कि आखिर वस्तु ये क्या है, कितना साल पुराना है, पुरातत्व विभाग जांच करता है। ठीक है, तो ईंट को ले जाया गया, और ईंट को ले जाया गया तो पता चला कि भैया बहुत पुराना है। ये भी ईंट ईंट जितना साल पुराना था, एक व्यक्ति ईंट ले गया और एक व्यक्ति कुछ और सामान ले गया, तो ये जितना साल पुराना ईंट था उतना ही साल ये भी पुराना ईंट था। तो उसको डाउट हुआ कि यार ये भी जितना पुराना है ये भी उतना ही पुराना है, क्या बात है। और दूसरा भी, तीसरा, अच्छे दो लोग तो है, तीसरा भी कुछ ले गया, इसको भी देखा कि यार ये भी तीनों एक ही वर्ष के हैं, मतलब इतना ही पुराना साल के हैं। तो चार्ल्स मेसन पुरातत्व सिंधु घाटी सभ्यता की पहली जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। आप लोगों को समझाने का एक तरीका था, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे आई, आप लोगों को समझाने का एक तरीका था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली जानकारी चार्ल्स मेसन ने किया, और सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण, मतलब एक तरह से जांच मान लीजिए, जांच, ठीक है। तो कनिंघम अलेक्जेंडर ने किया, ठीक है। और नामकरण,
देखिए, तो भैया यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की पहली जानकारी, क्वेश्चन बना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहली जानकारी कौन दिए? तो चार्ल्स मेसन ने दिया। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया। जब चार्ल्स मेसन को पता चला कि यहाँ पे सिंधु घाटी की तरह से कुछ ना कुछ है, तो उन्होंने ऑर्डर दिया, चार्ल्स मेसन ने कनिंघम को ऑर्डर दिया कि जाओ वहां पे जांच करो, मतलब सर्वे करो कि आप सत्य में कुछ ना कुछ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण मतलब जांच कौन किया? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है? सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कौन किया भैया? तो जॉन मार्शल ने किया। और सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का पहली खुदाई कौन किया? तो दयाराम साहनी ने किया। देखिए मैं समझाता हूँ। चार्ल्स मेसन थे, चार्ल्स मेसन को लोग बताए कि भैया यहाँ पे ईंट है, यहाँ पे ईंट है, ऐसे यहाँ पे वस्तु ये मिल रहा है। इनको पता चला तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम को बोले कि जाओ जांच करो कि वाकई में सत्य में कुछ ना कुछ मिल रहा है, सत्य में कुछ है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जॉन मार्शल के पास गए, जॉन मार्शल के साथ, जॉन मार्शल को बोले कि भैया चलो चेक करते हैं। तो जांच किए लोग, और जब जांच कर लिए तो इनको पता चला कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है भाई, एक तरह से कुछ ना कुछ है। ईंट, जैसे देखिए यहाँ पे ईंट मिला, तो इन्होंने ईंट को देखा, उसके बाद ईंट को खोदा। दयाराम साहनी क्या किए? ईंट को ऐसे, एक ईंट को ऐसे, एक जहां से ईंट मिला था वहां पे गए, खोदे। उसके बाद देखे कि खोदते 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 एक तरह से दीवार मिल गया। दीवार मिलने के बाद एक तरह से घर मिल गया। घर मिलने के बाद एक तरह से मोहल्ला भी मिल गया। और सेम यहाँ पे जैसा मोहल्ला है, सेम वहां पे खुदाई हुआ तो सेम वैसे भी मिल गया। मतलब देखिए यहाँ पे लोग खुदाई किए, यहाँ पे मैं ऐसे, यहाँ पे देखिए खुदाई, यहाँ पे खुदाई किए तो एक तरह से घर मिल गया, मोहल्ला मिल गया, सेम वैसे ही मिल गया, सेम यहाँ पे वैसे ही मिला, सेम यहाँ पे ऐसे ही मिला। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई कौन किया? तो दयाराम साहनी ने किया। ठीक है, इतना आप लोग नोट्स करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं मिटाएंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिया होगा और उसको हम मिटाते हैं। देखिए हम पुरातत्व के बारे में हम 2 मिनट बता देते हैं। पुरातत्व अर्थात पुराना तत्व, जो भी चीज जमीन के नीचे से मिला हो। मैं यहाँ पे पुरातत्व भाग, इधर से पुरातत्व। देखिए पुरातत्व विभाग, जैसे जमीन के नीचे जो कुछ भी मिला है, पुरातत्व विभाग उसकी जांच करता है, अच्छे से जांच करता है कि वो क्या है, आखिर में वो वस्तु क्या है, वो कितने साल पुराना है। इसलिए पुरातत्व विभाग बनाया गया। तो विश्व में पुरातत्व विभाग के जनक कौन कहलाए भैया? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट कहलाए। परंतु भारत में पुरातत्व के जनक कौन कहलाए? भारत में पुरातत्व के जनक कौन कहलाए? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, देखिए जैसे गांधी जी से रिलेटेड कोई भी वस्तु मिला होगा तो उसको म्यूजियम में रखे होंगे। जैसे गांधी जी से कोई रिलेटेड वस्तु मिला होगा उसको हम म्यूजियम में रखे होंगे। जैसे बिहार में, एक मिनट, देखिए जैसे बिहार में कोई भी ऐतिहासिक चीज मिला होगा उसको हम पटना संग्रहालय में रखे होंगे, मतलब म्यूजियम में रखे होंगे। तो जैसे देश का संग्रहालय कहाँ पे है? तो
एक सेकेंड गया। भारतीय कहाँ पे? भोपाल। मध्य प्रदेश। और देखिए भारतीय पुरातत्व तात्विक संग्रहालय, भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पे है भैया? तो भोपाल में है। भोपाल कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो देखिए भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय का नाम एक है, नाम क्या है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। क्या भैया? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। तो इसका नाम क्या भैया? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। और अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय कोपेनहेग। डेनमार्क। देखिए भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पे है? तो भोपाल में है। उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ठीक है, परंतु अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पे है? तो कोपेनहेग। कोपेनहेग कहाँ पड़ता है? तो डेनमार्क। डेनमार्क की एक तरह से राजधानी भी कोपेनहेग है। तो अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पे है? कोपेनहेग में है। ठीक है, तो हम सिंधु घाटी सभ्यता हम 2 मिनट इसलिए चर्चा की कि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो कि पुरातात्विक विभाग क्या है भैया, और भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पे है, और अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पे है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बन चुके हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिनिश करते हैं यहाँ पे। सिंधु ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता आखिरकार कहाँ पे है? तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। ठीक, और ये पाकिस्तान है, ये भारत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और ये क्या है? पाकिस्तान। देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ पे, 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 मतलब ऐसे मिला। और ये देखिए सिंधु नदी ऐसे गुजरती है। ठीक है, ऐसे सिंधु नदी यहाँ पे गुजरती है। अभी सिंधु जल समझौते पे भारत ने रोक लगा दिया है कि मतलब सिंधु नदी की पानी जो 20% भारत उपयोग करता था और 80% पाकिस्तान उपयोग करता था, तो उसको रोक लगा दिया गया है। हमारा जितना मन है हम उतना उपयोग करेंगे, हमारा जितना मन है नहीं है उतना उपयोग नहीं करेंगे। देखिए सिंधु जल समझौता अपने उसको खत्म कर दिया गया है।
तो यही सिंधु नदी है, भारत और पाकिस्तान दोनों जगह में बहती है। ठीक है। और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, आखिर इस सभ्यता का नाम सिंधु क्यों रखा गया, सिंधु घाटी ही क्यों रखा गया, और कुछ नाम रखा जा सकता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी थी। यह सभ्यता सिंधु नदी के, देखिए ये सिंधु नदी है और इसके अगल बगल किनारे ही बसी है। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम, देखिए मैं लिख देता हूं, सिंधु नदी के किनारे बसी थी। सिंधु नदी के किनारे बसी थी मतलब अधिकतम स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतम स्थल सिंधु नदी के किनारे पाया गया, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। और देखिए दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों रख दिया गया भैया? इसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा इसलिए नाम रखा गया क्योंकि दयाराम साहनी ने, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई कौन कर रहा है? तो सबसे पहले दयाराम साहनी ने किया। तो दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा स्थल को खोदा, मतलब हड़प्पा, देखिए लाहौर के, देखिए ये लाहौर, ये एक तरह से लाहौर है, पाकिस्तान में एक जगह लाहौर पड़ता है, लाहौर एक प्रांत है, तो लाहौर प्रांत में एक जगह का नाम है हड़प्पा, तो वहां पे ही सबसे पहले खुदाई किया। तो सिंधु घाटी मतलब पहला खोदा गया स्थल, मतलब इस सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पे खुदाई हुआ, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया है। और तीसरा नाम क्या है? कांस्ययुगीन सभ्यता। क्या है? कांस्य। आखिर कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों रखा गया? तो इस काल में सबसे अधिक कांसे का उपयोग हुआ, इस काल में सबसे अधिक कांसे का उपयोग हुआ, इसलिए इस काल का नाम कांस्ययुगीन सभ्यता भी रख दिया गया। इस काल में ठीक है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, हमने ये जाना कि सिंधु घाटी, आखिर में सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों रखा गया? क्योंकि देखिए इस सभ्यता में सबसे अधिक स्थल सिंधु नदी के किनारे पाए गए, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। और हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया? दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल को खोदा, मतलब सबसे पहली खुदाई हड़प्पा नामक स्थल पे हुआ, इसलिए इस काल का नाम, सॉरी, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। और कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों रखा गया भैया? तो इस काल में सबसे अधिक, इस काल में सबसे अधिक कांसे का उपयोग हुआ, इसलिए इस काल का नाम कांस्ययुगीन सभ्यता रख दिया गया। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे खुदाई हुआ, तो एक तरह से माइंड मैप, देखिए आप यहां से देखिए और इसको ऐसे बनाइए, ये त्रिभुजाकार बन गया कि नहीं? ये भारत है, ये पाकिस्तान है, तो एक तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आकार। तो देखिए यह एक तरह से ऐसे बन गया ना, त्रिभुजाकार बन गया ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है भैया? तो त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है। मैं इसको करता हूं, देखिए
ये पूर्व है, ये पश्चिम है, उत्तर है, ये दक्षिण है। इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। देखिए हमने बांटा, इधर क्या है पूरब, इधर क्या है पश्चिम, हमारे ऊपर क्या है उत्तर, हमारे नीचे क्या है दक्षिण। हम दिशा को बांट रहे हैं, हम दिशा को समझा रहे हैं कि दिशा कैसे बनता है। इधर क्या है पूरब, इधर क्या है पश्चिम, ऊपर क्या है हमारे उत्तर और नीचे क्या है दक्षिण। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पूरब क्षेत्र में कौन सा स्थल पाया गया? तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, आप लोग समझ गए ना कि मतलब ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो सबसे पहले आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। उसके बाद मांडा, उसके बाद सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर, ठीक है। उसके बाद देमा, देखिए यहाँ पे आलमगीरपुर पाया गया, आलमगीरपुर, ठीक है। अब पश्चिम में क्या, यहाँ पे क्या पाया गया, यहाँ पे क्या पाया गया, सो सुतकांगे डोर पाया गया, ठीक है। और सबसे ऊपर क्या क्या पाया गया, तो मांडा, मांडा। और सबसे नीचे क्या पाया गया, तो दैमाबाद, डी लिख देता हूं, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन बना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पूर्वी स्थल कौन है, सबसे पश्चिमी स्थल कौन है, सबसे उत्तरी स्थल कौन है और सबसे दक्षिणी स्थल कौन है। मैं फिर से बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये क्वेश्चन बन चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था, सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था और सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था। तो सबसे पूर्वी कौन सा था, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और सबसे पश्चिम में, ये पश्चिम में कहाँ है, हम लोग देखिए बॉर्डर है, बॉर्डर के बाद क्या है पाकिस्तान। तो सुतकांगे डोर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और सबसे ऊपर देखिए, सबसे ये भारत का नक्शा को मैप देखिए, सबसे ऊपर क्या है कश्मीर। तो मांडा कहाँ पड़ेगा, कश्मीर में पड़ेगा, कश्मीर में पड़ेगा, ठीक है। और ये सबसे नीचे क्या है, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का एरिया है। तो दैमाबाद कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र। मैं वर्तमान क्षेत्र बता देता हूँ कि देखिए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है, और पश्चिम में जो है बसा है सुतकांगे डोर, पाकिस्तान में पड़ रहा है। सबसे उत्तर में क्या है, मांडा कश्मीर में है, और सबसे नीचे क्या है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। तो आप लोग इसको नोट करिए। और एक हम ट्रिक बताएंगे, आप लोग जो याद कर रहे हैं ना उसका हम ट्रिक बताएंगे। तो इसको हम इरेज कर देते हैं और उसके बगल में ही बताते हैं ट्रिक। ट्रिक क्या है भैया, तो देखिए सम, सम मतलब क्या होता है, 8, सम मतलब 8 होता है ना, 8 होता है, ठीक है। तो हम यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या क्लॉकवाइज चलेंगे, हम यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे, यहां से, ठीक है, यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे। तो पहले स से क्या है, सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर। अब म से क्या है, मैंने क्या बोला, क्लॉकवाइज,
मतलब घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो सूतकांगी डोर के बाद क्या है, मांडा। तो म से क्या है भैया, तो मांडा, मांडा, ठीक है। एड, एड, और उसके बाद मांडा के बाद ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। एक क्लॉकवाइज हो गया कि नहीं, ऐसे हम चल रहे हैं। घड़ी ऐसे ही चलती है ना भाई, घड़ी ऐसे ही नहीं चलती है। तो पहले हम कहाँ पढ़े हैं, सूतकांगी डोर के बाद मांडा, मांडा के बाद आलमगीरपुर, ए से आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर। और उसके बाद डैमाबाद, ड से डैमाबाद, डैमाबाद, ठीक है। सम मतलब एड होता है, स म इक्वल टू एड। सम में सूतकांगी डोर, म से मांडा, एड से एड, सॉरी ए से आलमगीरपुर और ड से डैमाबाद, ठीक है। उसके बाद इसको मैनेज करते हैं। और उसके बाद देखिए डच हैं भारत में नहीं, क्या लिखूं, डच हैं भारत में नहीं। मतलब डच तो हैं, देखिए डच लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, परंतु वर्तमान में भारत में नहीं है। तो वही ट्रिक है, डच हैं परंतु भारत में नहीं। देखिए आलमगीरपुर क्या है, आलम, देखिए ये क्वेश्चन बना है कि ये आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है। जैसे क्वेश्चन बनता है ना कि वाराणसी किस नदी के किनारे है, तो वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। प्रयागराज किस नदी के किनारे है, तो प्रयागराज गंगा, सॉरी गंगा यमुना सरस्वती नदी के किनारे है। अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो सरयू नदी के किनारे है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई। तो वैसे ही आलम ये क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पूर्व में पाए जाने वाला स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है। मैं फिर से रिपीट करूं, सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाने वाला सबसे पूर्वी स्थल, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन बनेगा। सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाने वाला सबसे पश्चिमी स्थल, सबसे पश्चिमी स्थल सूतकांगी डोर किस नदी के किनारे है, ये भी पूछेगा। सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाने वाला दक्षिणी, सबसे दक्षिणी स्थल डैमाबाद किस नदी के किनारे है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाने वाला उत्तरी स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाने वाला सबसे उत्तरी स्थल, सबसे ऊपर है उत्तरी, उत्तरी स्थल किस नदी के किनारे है, ठीक है। तो किस नदी के किनारे है उसको भी हम याद करेंगे, ठीक है। तो देखिए आलमगीरपुर हिंडल नदी के किनारे है, हिंडल नदी के किनारे। और मांडा, मांडा किस नदी के किनारे है, मांडा, मांडा चिनाब, ठीक है। और तैनाबाद, प्रवरा, और ये दास नदी किनारे है। देखिए आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हिंडल, नहीं रहा है, देखिए आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हिंडल नदी के किनारे है, आलमगीरपुर हिंडल नदी के किनारे है। ये पूर्वी में है। पश्चिम में आएंगे सूतकांगी डोर दास्क नदी के किनारे है, सूतकांगी डोर दास्क नदी के किनारे है। और मांडा चिनाब नदी के किनारे है, मांडा चिनाब नदी के किनारे है। और दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है, ठीक है। तो स मतलब सूतकांगी डोर, म से क्या है मांडा, ए से क्या है आलमगीरपुर, ड से क्या है डैमाबाद। हमने क्लॉकवाइज चला था। तो देखिए सूतकांगी डोर का इसको ऐसे मिलान करिए, इसको ऐसे और इसको ऐसे, इसको ऐसे। सूतकांगी डोर, सूतकांगी डोर ड से दास्क नदी,
म से मांडा, च से चिनाव नदी के किनारे। सूतकांगीडोर दास नदी के किनारे है, मांडा चिनाव नदी के किनारे है, ए से आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ह से हिंडल नदी के किनारे है, और ड से दैमाबाद, ड से दैमाबाद, सॉरी डच है पर, मैं भी कहूँ क्या, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। डच हैं पर भारत में नहीं। मैंने क्या बोला है ट्रिक, मैं बोला था परंतु यहाँ पे लिखा नहीं था, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, अरे भाई क्या हो गया, क्या छोड़ रहा है। डच हैं पर भारत में नहीं, भारत में नहीं है। तो स से सूतकांगीडोर, द से दास नदी, म से मांडा, च से चिनाव नदी, अ से आलमगीरपुर, ह से हिंडल नदी, ड से डैमाबाद, प से प्रवरा नदी। देखिए हम जब पढ़ाई करते हैं तो हम ऐसे ही याद करते हैं, इसलिए हम सोचा कि आप लोग को भी ट्रिक बता दें। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पूर्वी स्थल कौन है, सबसे पश्चिमी स्थल कौन है, सबसे उत्तरी स्थल कौन है, और सबसे दक्षिणी स्थल कौन है। ठीक है, उसके बाद ये भी हमने बताया कि पूर्वी स्थल जो आलमगीरपुर है वो किस नदी के किनारे है, पश्चिमी स्थल सूतकांगीडोर है वो किस नदी के किनारे है, उत्तरी स्थल उत्तरी स्थल मांडा है वो किस नदी के किनारे है, दक्षिणी स्थल दैमाबाद है वो किस नदी के किनारे है। तो हमने एक तरह से ये हमने बताया भी और उसका ट्रिक भी बता दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने सिंधु घाटी सभ्यता का आकार बताया कि त्रिभुजाकार आकार में फैला था। तो ये क्वेश्चन बन चुका है और ये क्वेश्चन आगे भी बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है। तो हमने ये भी बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर फैली हुई है, और हमने ये भी बताया कि उसका विकास कितने क्षेत्र में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। उसके बाद हमने बताया कि पूर्व में कौन सा स्थल है, पश्चिम में कौन सा स्थल है, उत्तर में कौन सा स्थल है, दक्षिण में कौन सा स्थल है। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक क्या रहेगा, हम एक एक शहर पढ़ेंगे कि हड़प्पा शहर को खुदाई हुआ तो कहाँ क्या क्या मिला। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सी चीजें मिलेगी हैं, बहुत सी चीजें मिली हैं, जैसे कि मटका मिला, ईंट मिला, और क्या नाम है, स्विमिंग पूल जिसे स्नानागृह कहते हैं, स्विमिंग पूल भी मिला, और औरतों का मेकअप जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रृंगार मेकअप, जैसे लिपस्टिक हो गया, और क्या लिपस्टिक, उसके बाद मतलब बहुत कुछ मिला। ठीक है, श्रृंगार का भी वस्तु मिला। तो इससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो औरत लोग थी वो श्रृंगार भी करती थी। तो हम कल देखेंगे, हम एक एक शहर देखेंगे कि देखिए हड़प्पा शहर में क्या मिला है, मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, मतलब बहुत से स्थल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में 350 स्थल पाए गए। हम एक एक को चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा शहर में क्या मिला है, मोहनजोदड़ो शहर में क्या मिला है, मतलब बहुत से शहर हैं वहाँ क्या मिला है। तो आज के लिए हम यही तक रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। यदि कोई भी क्लास में समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिए कि सर आप क्या बताए हैं, कैसे, क्या आपने क्या लिखा है, आप इसके बाद कैसे समझाए थे, आप लोग कमेंट करिएगा। यदि आप लोग को क्लास में कोई भी